ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम चर्चा सेहत की में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कीर्ति भाटिया, जो आइस स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर कीर्ति भाटिया जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। ग्रैंड न्यूज़ चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। डॉक्टर कीर्ति जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये ब्लैक फंगस क्या होता है और ये शरीर में किस तरह से प्रवेश करता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ये ब्लैक फंगस नाम जो है ये मिसनोमर है। असल में त्वचा का रंग काला हो जाता है, इसलिए इसे ब्लैक फंगस का नाम पॉपुलर हो गया है। असल में ये इसका कोई काला रंग नहीं होता है। ये म्यूकोरेलिस ऑर्डर का म्यूकरमाइसिटीज नाम का फंगस है, जो कि बहुत ही जानलेवा, खतरनाक और घातक फंगस है। ये घात लगाकर बैठा रहता है कि जैसे ही शरीर की ताकत कम हो ये शरीर में हमला कर देता है, इसलिए इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। अब ये शरीर में प्रवेश कैसे करता है? ये नॉर्मली हमारे वातावरण में मौजूद रहता है, हवा में, सॉइल में, पेड़ पौधों में, सब जगह मौजूद रहता है और हमारी सांस से हमारे नाक में घुसता है और वहाँ से साइनसेस में जाता है। तो जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ताकतवर है तो हमारी ये इम्यून सिस्टम की सेल्स उसको मार देती हैं। लेकिन यदि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो वो ये कोशिकाएं इसको नहीं मार पाती और ये बहुत इसकी संख्या बढ़ने लगती है। ये बहुत प्रोलिफरेट होता है। जो नाक का म्यूकोजा होता है वहाँ की ब्लड वेजल्स में घुस जाता है, साइनसेस में घुस जाता है, सब जगह इसकी संख्या बढ़ने लगती है। फिर ये ऑर्बिट में घुस जाता है, ब्रेन में घुस जाता है, जबड़ों से मुंह में घुस जाता है। तो अब इसके लक्षण क्या हैं? शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि क्योंकि सबसे पहले नाक में घुसता है इसलिए नाक में रुकावट महसूस होती है, नाक से काला स्राव आता है, काली पपड़ी या फिर रक्त स्राव होता है। फिर ये आँखों की तरफ पहुंचता है, आँखों में पहुंचने से नज़र दृष्टि कम हो जाती है। फिर पलकों में सूजन आ जाती है, सिर दर्द होता है, आँखों में दर्द होती है, कभी कभी पलकें गिर जाती हैं जिसको ड्रूपिंग ऑफ लिड्स बोलते हैं, या फिर कभी पलकों को बंद करने में और खोलने में परेशानी होती है। आँखों को दायां बायां देखने, ऊपर उठाने, नीचे गिराने में मुश्किल होती है, जिसको कि ऑफ्थल्मोप्लीजिया कहा जाता है। आँखें लाल हो जाती हैं। इसके बाद चेहरे के किसी भी भाग में सुन्न हो जाता है, झुंझुनाहट आती है और ये फिर ओरल कैविटी में पहुंचता है तो वहाँ पर दांत ढीले पड़ने लगते हैं। ऊपर में जो तलवा रहता है उसमें काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। मुंह खोलने और बंद करने में मुश्किल होती है, खाना चबाने में मुश्किल होती है क्योंकि ये जॉज को अटैक कर चुका होता है। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये सिर्फ कोविड मरीजों में ही क्यों होता है? ये कोविड मरीजों में क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। दूसरा, उन लोगों का ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। हाई क्यों हो जाता है? क्योंकि जो कोरोना का वायरस है वो पेनक्रियाज में भी असर करता है। तो पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती हैं वो काम नहीं कर पाती, इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता, इसलिए ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। दूसरा कि उनका पेशेंट्स का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। वो कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, एक ही जगह में बैठे हैं, सोए हैं, उनको बहुत एंग्जाइटी है, बहुत स्ट्रेस है, फिर ब्लड शुगर लेवल उससे भी बढ़ जाता है। तीसरा, उनके इलाज में स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं, स्टेरॉइड से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इन कारणों से इस फंगस को मौका मिल जाता है कि वो बहुत प्रोलिफरेट होता है, उसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और वो साइनसेस में, ऑर्बिट्स में, ब्रेन में, सब जगह फैलने लगता है। नॉर्मली जो हमारे नाक में जो इम्यून सिस्टम के तहत जो सेल्स होती हैं नॉर्मल हेल्दी पेशेंट्स में, वो इस वायरस को मार देती हैं, लेकिन जिसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उसमें ये वायरस को वो नहीं मार पाता। तो मैम, आप ये बताइए कि कौन से कोरोना मरीजों को ब्लैक फंगस होने का रिस्क है? कोरोना का इन्फेक्शन तो बहुत से मरीज हैं इसके, लेकिन हर एक में नहीं होता है ये। जिसकी माइल्ड डिजीज़ है या मॉडरेट डिजीज़ है, जिनका हॉस्पिटलाइजेशन बहुत शॉर्ट हुआ है या जो होम क्वारंटाइन में रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन थेरेपी बहुत कम टाइम के लिए मिली है या स्टेरॉइड्स कम टाइम के लिए मिला है और जिनका कोई बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं है, वो इससे प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे मरीज़ों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अननेसेसरीली पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। कौन से पेशेंट्स को बहुत ध्यान देना है? कोरोना वाले पेशेंट्स को जिसमें इस बहुत ज़्यादा खतरा है, वो पेशेंट्स जिनका बहुत लंबा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, बहुत लंबे समय तक वेंटिलेटर में या ऑक्सीजन सपोर्ट में है, बहुत लंबे समय तक उनको
स्टेरॉयड मिला है हाई डोजेज़ में, और उनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया, जैसे 400-500 हो गया, बहुत लंबे समय तक हुआ, या उनका इम्यून सिस्टम किसी कारण से भी कमज़ोर है, जैसे कि HIV के पेशेंट्स, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, कीमोथेरेपी के पेशेंट्स, इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। मैम, डायग्नोसिस और इसके इलाज क्या हैं? डायग्नोसिस करने के लिए डायग्नोस्टिक एंडोनेजल बायोप्सी की जाती है, जो ENT सर्जन करते हैं, और उसको KOH और कैल्कोफ्लोर वाइट माउंट में देखते हैं। यदि ज़रूरत पड़ती है तो कल्चर भी करते हैं, और फिर रेडियो इमेजिंग की जाती है कॉन्ट्रास्ट के साथ, CT या फिर MRI की जाती है। और यदि जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रहते हैं, जैसे कि C रिएक्टिव प्रोटीन्स, ESR, ये खून की जांच से ये सब देखा जाता है, ब्लड शुगर लेवल नापा जाता है, ज़रूरत हो तो RT-PCR टेस्ट किया जाता है, और इलाज शुरू होने के पहले में फिर से रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, और लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, ECG करते हैं। ये सब होने के बाद में ही फिर पेशेंट को आगे इलाज के लिए लिया जाता है। इसका इलाज जो है ये एक टीम वर्क होता है। इस टीम में कौन कौन होता है? डॉक्टर्स में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, ENT सर्जन होते हैं, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, और साथ में पैरामेडिकल स्टाफ होता है। सबसे पहला काम होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। बहुत टाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत है ब्लड शुगर लेवल्स को, और स्टेरॉइड्स का यूज़ बहुत जुडिशियसली किया जाना चाहिए ताकि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो सके। फिर इसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है, इंट्रावीनस एम्फोटेरिसिन बी, लाइपोसोमल होने से अच्छा है, अदरवाइज़ एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन दिया जाता है। और जब स्थिति कंट्रोल में आ जाती है तो फिर ओरल मेडिसिन दी जाती हैं, जो कि 6 से 12 महीने तक दी जाती हैं। लेकिन सिर्फ इंजेक्शन से ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो दवा है ये डेड टिश्यू को क्रॉस नहीं कर पाती है, वो टिश्यू में पहुंच नहीं पाती है असर करने के लिए। इसलिए जो नेक्रोज टिश्यू है, जो स्लफ्ड आउट टिश्यू है, मरा हुआ टिश्यू है, उसको निकालना पड़ता है, जिसे डिब्राइडमेंट कहते हैं। तो साइनसेस का डिब्राइडमेंट करना पड़ता है। यदि आँख तक पहुँच गया है तो ऑर्बिट का करना पड़ता है, जिस प्रोसीजर को एक्सेंट्रेशन कहते हैं, जिसमें कि आँख को निकालना भी पड़ सकता है, और फिर नकली आँख लगानी पड़ती है। तो ये एक टीम वर्क होता है। मैम, आप ये बताइए कि ब्लैक फंगस से बचने के क्या उपाय हैं? पैनी दृष्टि बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही जो शुरुआती लक्षण दिखाई दें वैसे ही पेशेंट को रिपोर्ट करना है। अब ये जो म्यूकरमाइकोसिस है ये अस्पताल में रहते हुए भी हो सकता है, और कोरोना के मरीज जब ठीक होकर घर जाते हैं तब भी हो सकता है। तो पेशेंट को क्या देखना है? यदि कुछ भी शुरुआती लक्षण दिखाई दें तो उसको ENT सर्जन या ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या जो भी उसके डॉक्टर हैं उनको जाके दिखाना है। ब्लड शुगर को बहुत ही टाइट कंट्रोल रखना है, और यदि उसके कोई साथ में कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, कोई और बीमारी भी है, तो उसका भी उपचार बराबर लेते रहना है। अपनी इम्यूनिटी को कम नहीं होने देना है। ये अपनी मर्जी से कभी दवा नहीं लेना है, ना तो एंटीबायोटिक्स, ना ही एंटी फंगल, और ना ही स्टेरॉइड्स। ये नहीं कि कहीं त्वचा में काला धब्बा दिखाई दिया तो केमिस्ट से ऑइंटमेंट मांग ली, या आँख लाल हो गई तो जाके केमिस्ट से आई ड्रॉप मांग ली। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये सब। घर आने के बाद में भी उसको 1 महीने तक मास्क पहन के रखना है, घर में भी मास्क पहन के रखना है, और सही तरीके से। ये नहीं कि वो नाक कहीं है और मास्क कहीं है, जो आमतौर पे देखा जाता है। प्रॉपर तरीके से नाक ढकी रहे, और पेशेंट घर में ही रहे। बिल्कुल ना तो अपनी गार्डन में काम करे, क्योंकि प्लांट्स में और सॉइल में ये बहुतायत में मात्रा में ये मिलता है फंगस। यदि वो खेत में काम करने वाला है तो ना जाए खेतों में काम करने के लिए, और यदि बहुत ज़रूरी है तो मास्क पहने, प्लास्टिक का ग्लव्स पहने, बूट पहने। कंस्ट्रक्शन साइट में जाने वाला यदि पेशेंट है तो कंस्ट्रक्शन साइट में ना जाए, क्योंकि डस्ट में भी ये रहता है। तो पेशेंट को अपना हाइजीन का भी ध्यान देना है, अपने ओरल हाइजीन का भी ध्यान देना है, नेज़ल हाइजीन का भी ध्यान देना है, साफ़ सफाई का। जैसे कि उसको जैसे क्लोरहेक्सिडिन जो माउथ वॉश रहता है उससे मुंह साफ़ करना है, पोविडोन आयोडीन गार्गल्स करना है, वातावरण में सीलन नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों का पेशेंट को ध्यान देना है। अब यदि पेशेंट हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल स्टाफ तो देखभाल करेगा ही, पेशेंट को भी ध्यान देना है कि जो ऑक्सीजन देते हैं, जो ह्यूमिडिफायर रहता है, वो या तो स्टेराइल वाटर हो या फिर वो मिथिलीन ब्लू वाला पानी हो, ताकि। और दूसरा कि वो जो उसमें ट्यूब्स रहती हैं, ट्यूबिंग्स की साफ़ सफाई की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो पेशेंट की और उसकी देखभाल करने वाले की पैनी दृष्टि होना और हमेशा मास्क पहनना, ये दो उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। साफ़ सफाई रखना, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना। तो डॉक्टर कीर्ति मैम, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये वाइट फंगस और येलो फंगस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं? ये जो कोरोना वायरस आया है वो अकेले नहीं आया है, अपने साथ 2 साथियों को भी लेकर आया है, 3 साथियों को लेकर आया है। एक तो ये हो गया काला फंगस, दूसरा है वाइट फंगस और तीसरा है येलो फंगस। तो जो येलो फंगस है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एस्परजिलस बोलते हैं। ये काले फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये सबसे ज़्यादा लंग्स को अटैक करता है। ये इसकी शरीर में एंट्री या तो मुंह से होती है या फिर प्राइवेट पार्ट से होती है। जब ये मुंह से एंटर करता है तो जीभ सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फिर ये फूड पाइप से में जाता है और फिर लंग्स में जाता है। लंग्स में बहुत हानि पहुंचाता है। ये सांस लेने में तकलीफ़ होती है, खांसी आती है, बुखार आता है, पेशेंट एकदम सुस्त पड़ जाता है और उसकी त्वचा में भी धब्बे दिखाई देने लगते हैं, मुंह में सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये तो इसके लक्षण हैं। इससे बचने के लिए वही है कि अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना है और अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है और साफ़ सुथरे वातावरण में रहना है। अब है येलो फंगस। येलो फंगस ब्लैक फंगस और वाइट फंगस उन दोनों से ज़्यादा खतरनाक होता है। ये शरीर में बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से बढ़ता है और ऑर्गन फेलियर कर देता है। कभी कभी मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। इसमें पस बनती है, इसलिए ये येलो जो नाम है वो पस के कारण है। येलो पस बनती है। यदि कहीं घाव है तो वो घाव हील नहीं होता है। और इसके लक्षण क्या हैं? पेशेंट को भूख नहीं लगती है, उसका वज़न कम होने लगता है, आंखें अंदर घुस जाती हैं और कभी कभी उसको जो मतलब उसका जो ओरिएंटेशन है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। इससे बचने के उपाय ये हैं कि वही एक तो साफ़ सफाई है कि अपन को अपने साफ़ एनवायरनमेंट में रहना है और ये है कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में रखना है क्योंकि सीलन में ये बहुत बढ़ता है। तो ह्यूमिडिटी 35-40% रहने से ठीक है। और जो सीलन वाली जगह है वहाँ पर पेशेंट को नहीं रखना है और बासी भोजन नहीं होना चाहिए। उससे भी ये अपने मुंह से शरीर में अंदर में घुसता है। मैंने बीएसपी में करीब 36 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं नेत्र विभाग में। अपने इतने लंबे करियर में मैंने बहुत ही कम केसेस देखे हैं म्यूकरमाइकोसिस के, वो भी जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स थे 2-3 वो पेशेंट में देखा, एक HIV के पेशेंट में देखा। तो मतलब अपने 36 सालों में मैंने मुश्किल से 3 या 4 पेशेंट्स देखे और अभी तो सब तरफ उसी का पैनिक स्थिति बनी हुई है। डॉक्टर कीर्ति भाटिया जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और कोविड संबंधित फंगस के बारे में बताई हैं, ब्लैक फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस के बारे में आप हमारे दर्शकों को कई सारी जानकारियां दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं और 2 गज की दूरी बना के रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और ग्रैंड न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने जो भी कुछ आपको जानकारी दी है उसे ध्यान में रखें। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर कीर्ति भाटिया जो बीएसपी सेक्टर 9 अस्पताल में 6 वर्षों तक जॉइंट डायरेक्टर और नेत्र विभाग की HOD पद में कार्यरत रही हैं। रिटायरमेंट के बाद मौर्य कॉम्प्लेक्स में स्थित अपने नेत्र क्लिनिक से अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये सभी प्रकार के नेत्र ऑपरेशन करती हैं। साथ ही फेको पद्धति द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन स्पर्श हॉस्पिटल से करती हैं, जिन्होंने हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम चर्चा सेहत की में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।